हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं एक करंट का टॉपिक जो है नाटो संगठन। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे कि ये वर्तमान में चर्चाओं में क्यों है काफ़ी टाइम से, और इसकी पूरी भूमिका, इसका उद्देश्य, किस प्रकार से ये बना, कौन इसका लीडर है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आपने जो एग्ज़ाम के पैटर्न है काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे, आप कोई भी चीज़ें हैं डीप पूछी जा रही हैं। ठीक है, जो हम एक हल्के में लेते थे कि ऊपर ऊपर की चीज़ें और ऑब्जेक्टिव टाइप में पढ़ते थे, अब हमें ऐसा भी करना है लेकिन उसको डिटेल से भी पढ़ना है। तो आप लोग तैयारी में बने रहें, पढ़ते रहिए और डिटेल से ज़रूर पढ़िए, नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए। केवल सुनने से ही कुछ नहीं होगा। अगर आपको एक बार में ये चीज़ समझ नहीं आएगी तो आप 2-3 बार वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग नाटो को। देखिए, नाटो जो संगठन है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और नाटो क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, NATO। इसका पूरा नाम देख लेते हैं। इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम है। हिंदी में बोलेंगे तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसको कहेंगे नाटो को। अब आप देखिए, जो नाटो है, पहले मैं इसकी सामान्य जानकारी आपको दे देती हूँ। जो नाटो है ये अमेरिका इसका क्या करता है, नेतृत्व करता है। ठीक है, लीडर कौन है इसका, अमेरिका है। और जो नाटो है वो एक सैन्य संगठन है, यानी जो लोग आपस में जुड़े हैं वो सुरक्षा के लिए जुड़े हैं और सैन्य संगठन के रूप में ये लोग जुड़े हैं। कुछ संगठन कैसे होते हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक और जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं उनसे बने होते हैं। लेकिन जो नाटो है ये पर्टिकुलर क्या है, एक सैन्य संगठन है। ठीक है, अब आप देखिए, एक बार फिर से मैं आपको नाटो का पूरा नाम बता रही हूँ। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। ठीक है, अप्रैल 4 1949 को इसकी स्थापना हुई। यानी आप देख रहे हैं, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके कुछ सालों के बाद नाटो की स्थापना हुई, उसका गठन हुआ है। ठीक है, नाटो का संगठन है जो, इसका जो मुख्यालय है वो है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। ठीक है, वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या की बात करेंगे तो कितनी है, 31 है। कितनी, 31 है। साथ ही देखें तो जो नया देश बना है, नवीनतम देश जो जुड़ा है नाटो से, वो है फिनलैंड। ठीक है, ये करंट का है कि कौन सा देश नाटो संगठन में सबसे नया सदस्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिनलैंड हो जाएगा। और वर्तमान सदस्य संख्या 31 हो जाएगी। ठीक है, ये तो है नाटो, इसकी सामान्य जानकारी। अब देख लेते हैं कि नाटो की स्थापना के कारण क्या क्या रहे। ठीक है, चलिए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, 1945 में जो द्वितीय विश्व युद्ध था, ठीक है, 1945 लिख देते, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कैसे हुआ था, जब अमेरिका ने, ठीक है, यूएसए ने जापान पे क्या किया था, परमाणु हमला किया था। ठीक है, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु अटैक किया था। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। ठीक है, थोड़ा सा मैं डिटेल में जा रही हूँ लेकिन आप लोगों के लिए हमेशा बेस बन जाएगा कि आखिर नाटो का जो ओरिजिन हुआ है वो हुआ कैसे है। ठीक है, तो क्या होता है कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। क्या कारण था समाप्त होने का, परमाणु हमला यूएसए द्वारा जापान पे। अब जब ऐसा हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो उसके बाद पूरा जो विश्व था उसके दो पार्ट हो गए, दो गुटों में बंट गया वो। ठीक है, एक आपने देखा होगा ग्लोब पे, आप देखेंगे तो दो पार्ट में आपका पूरा विश्व बंट गया था। एक तरफ हो गया पश्चिमी गुट, दूसरी तरफ हो गया पूर्वी गुट। अब देखिए, जो पश्चिमी गुट था इसकी जो मान्यता थी, इसके जो लोग यहाँ पे रह रहे थे वो कैसी विचारधारा को जी रहे थे, उदारवादी विचारधारा को जी रहे थे। यानी इस साइड में जो पश्चिमी गुट था, पश्चिमी पार्ट था और पश्चिमी देश थे, वो क्या मान रहे थे कि व्यक्ति क्या है, यहाँ पर बहुत बुद्धिमान है और उसको अपने हिसाब से जीने देना चाहिए। ठीक है, और इसी के आधार पर यहाँ पे कौन सी व्यवस्था उपजी, पूंजीवादी व्यवस्था उपजी। ठीक है, कैपिटलिज्म जिसे कहते हैं। और जो उत्पादन के साधन है और जो पूंजी है उस पर स्वामित्व किसका होगा, एक आम आदमी का, निजी आदमी का। ठीक है, पर्सनली जिसे हम बोलते हैं। तो ये थी उदारवादी व्यवस्था जहाँ पे व्यक्ति को महत्व दिया जाता है। ठीक है, साधारण शब्दों में हम बात करें
तो जो ये उदारवादी विचारधारा थी और पूंजीवादी व्यवस्था थी, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे कि पश्चिमी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था। अब दूसरा गुट कौन सा आ जाता है? पूर्वी गुट आ जाता है। यहाँ पे ग्लोब पे देखिए आप, पूर्व की साइड में जो कंट्रीज है, यूरोप इसमें आ जाएगा, और जो इधर का रशिया वाला पार्ट है, ये सारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए जो पूर्वी गुट था, यहाँ पर जो विचारधारा थी वो कैसी थी? समाजवादी थी या साम्यवादी थी? ठीक है, जो साम्यवादी विचारधारा है, मैं इसको बताऊंगी आपको। समाजवादी आप जानते हैं कि जहाँ पर जो सरकार होती है उसको किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं, बल्कि पूरे समाज के बारे में सोचना पड़ता है। ठीक है, आम आदमी जो है, गरीब से गरीब आदमी को भी उसको जो समाज की मुख्य धारा है उसमें लाना पड़ता है। ये समाजवादी व्यवस्था होती है जहाँ सबका कल्याण देखा जाता है। उसके एक लेवल अप जाएंगे तो साम्यवादी व्यवस्था क्या होती है? जहां पर एक ऐसा बदलाव हो जहां पर सारे इक्वल हो। ठीक है, कोई अमीर गरीब ना हो, कोई बड़ा छोटा ना हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। ठीक है, किस व्यवस्था में? साम्यवादी व्यवस्था में। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि साम्यवादी व्यवस्था वाले क्या चाहते थे? अचानक परिवर्तन चाह रहे थे, और इस परिवर्तन के लिए चाहे हिंसा भी करनी पड़े उनको मंजूर थी। तो ये क्या थी? साम्यवादी व्यवस्था थी। ठीक है, कुल मिला के हम इसे क्या कहेंगे समझने के लिए? ये व्यवस्था तो कभी नहीं आ सकती है। ठीक है, साम्यवादी व्यवस्था, इसलिए हम इसे जो समाजवादी व्यवस्था चली आ रही थी उसे ही मानते हैं। ठीक है, जिसमें समाज का कल्याण हो। अब देखिए आप, जो पूर्वी गुट का नेतृत्व कर रहा था, यहाँ तो अमेरिका था पश्चिमी गुट का नेतृत्व कर रहा था जो, लेकिन पूर्वी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? यूएसएसआर। ठीक है, इसका पूरा नाम देख लेते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, यानी मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलूंगी? सोवियत संघ कहूंगी। ठीक है, यूएसएसआर बोलूंगी या सोवियत संघ बोलूंगी, बात एक ही है। देखिए, तो इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सोवियत संघ कर रहा था। रिपब्लिक कंट्रीज, या इसमें 15 देशों का एक समूह बना हुआ था। ठीक है, ये लोग इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, पूर्वी गुटों का। इसके बाद मैं थोड़ा सा यहीं पे आपको बता दूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहीं पे मैं आपको बता दूं कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, यानी जब ये 15 कंट्रियों ने कहा कि अब हम एक संघ बना के नहीं रह सकते हैं, हमें अलग अलग होके रहना है, तो 1991 में इसका विघटन हो गया। ठीक है, 1991 में इसका विघटन हो गया, और इस सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी हुआ वो कौन सा देश हुआ? रसिया हुआ। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, रसिया इसका उत्तराधिकारी हुआ सोवियत संघ का। और रशिया को ही यूएनओ में, आपको पता है ना, वीटो पावर है 5 लोगों के पास, 5 देशों के पास, रशिया उसमें से एक है। ठीक है, ये एक अलग सा टॉपिक है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो मैंने 12th का एक चैप्टर पढ़ाया है, उसमें मैंने डिटेल से पढ़ा रखा है। ठीक है, तो हम इसको रनिंग फॉर्म में पढ़ लेते हैं। चलिए, तो रशिया इसका उत्तराधिकारी बना। तो पूर्वी गुट का समर्थन मैं यहाँ पे मेन बताना चाह रही थी कि पूर्वी गुट का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? सोवियत संघ कर रहा था। ठीक है, चलिए, और फ्यूचर में कौन कर रहा था? रसिया। अब आप देखिए आगे, कॉज लिखी हैं कि क्या क्या कारण हुए हैं जिस कारण से कि नाटो की स्थापना हुई। ठीक है, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर मैंने आपको बता दिया, पूरा विश्व 2 गुटों में बंट गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता है कि जो पश्चिमी यूरोप है इसमें भारी नुकसान हुआ था। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो पहला जो विश्व युद्ध हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम और हानियाँ हुई थी वो किसको हुई थी? यूरोप को हुई थी। ठीक है, तो इसका जो वेस्टर्न यूरोप था इसको बहुत नुकसान हुआ। और आप देखेंगे तो अमेरिका ने बहुत फ़ायदा उठाया इस चीज़ का, और जो पश्चिमी यूरोप को नुकसान हुआ था उसने क्या किया? उसकी आर्थिक मदद की। किसने? अमेरिका ने। ठीक है, इस पश्चिमी यूरोप को। और कारण क्या था कि अपने पक्ष में किस प्रकार से लाया जाए, क्योंकि युद्धों ने क्या कर दिया? ये साबित कर दिया कि अब इन विश्व युद्धों ने, ठीक है, कि अब हमें गुट बना के चलना होगा, और अपने गुटों में जितने हो सके उतने देशों को क्या करना है? शामिल करना है। ठीक है, तो अमेरिका ने क्या कर दिया? पूर्वी जो पश्चिमी यूरोप है इसको अपनी साइड करने के लिए उसको खूब सारी आर्थिक मदद की, और उसका एक प्रकार से पुनर्निर्माण कर दिया। ठीक है, अब साथ ही अगर आप देखोगे, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो ये जो यूएसएसआर है, ये जो सोवियत संघ है, इसने पूर्वी यूरोप बचा, पश्चिमी का तो उधर मैंने आपको बता दिया, पूर्वी यूरोप बच जाता है। इस यूएसएसआर ने इस पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाओं को हटाया ही नहीं।
ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इसने अपनी सेनाओं को इसलिए नहीं हटाया यूएसएसआर ने, कारण क्या था कि वो अपनी इस साम्यवादी व्यवस्था को, जो मैंने आपको पीछे बताई, इस साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना करना चाहता था बहुत सारे देशों में। अब अमेरिका ने इसका फायदा उठाया और अमेरिका ने यूरोपीय देशों को बताया कि आने वाले टाइम पे आप लोग फिर से थर्ड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों विश्व युद्ध जो हुए थे यूरोप के कारण ही हुए थे। तो उसने, अमेरिका ने इन लोगों को सावधान किया, ठीक है। अब क्या हो जाता है कि अमेरिका ने इन लोगों को मैनिपुलेट किया एक प्रकार से, और आर्थिक मदद दे के, और कहा कि आने वाले जो भी युद्ध होंगे उसमें मैं आप लोगों की क्या करूंगा, सुरक्षा करूंगा, ठीक है। और सुरक्षा के नाम से ये सारे देश क्या हो गए, एकजुट हो गए। और क्योंकि ये डरे हुए थे दो विश्व युद्धों से, ठीक है, यूरोप के देश जो डरे हुए थे। तो इसके बाद क्या होता है कि अमेरिका क्या कर लेता है कि इनसे सहमति ले लेता है यूरोप के कुछ कंट्रीज से, कि हम लोग एक ऐसा सैन्य संगठन बनाएंगे, ठीक है, जो हमारी सुरक्षा करेगा। और उस सैन्य संगठन को क्या नाम दिया, नाटो नाम दिया, ठीक है। और इन देशों ने भी, पश्चिमी यूरोप के जो देश थे, इन्होंने उस पर समर्थन अपना दिया। चलिए अब देख लेते हैं नाटो के जो उद्देश्य हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको 3-4 इसके उद्देश्य बताती हूँ, लेकिन इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। चलिए उद्देश्य क्या थे इसके, उद्देश्य क्या थे कि पहला, जो यूएसएसआर की विचारधारा थी, साम्यवादी व्यवस्था, उसको पश्चिमी यूरोप में पूरी तरीके से रोकना था, ठीक है। दूसरा क्या था, जो नाटो के सदस्य देशों पर कोई हमला करता है तो वो हमला पूरे नाटो देशों पे माना जाएगा, यानी सामूहिक सुरक्षा की बात की, ठीक है। फिर देख लेते हैं किसी भी आक्रमण की स्थिति में यूरोप की रक्षा करना, ठीक है। कोई भी आक्रमण होता है किसी यूएसएसआर के द्वारा, तो अमेरिका उसकी क्या करेगा, रक्षा करेगा। साथ ही जो सैन्य और आर्थिक विकास हेतु तो अपने कार्यक्रमों द्वारा यूरोपीय कंट्रीज के लिए सुरक्षा प्रदान करेगा। तो हम कितने भी इसके उद्देश्य पढ़ लें, मुझे इसमें दो उद्देश्य मेन दिखे। एक, साम्यवादी जो व्यवस्था, साम्यवादी जो विचारधारा थी यूएसएसआर की, इसको पूरी तरीके से रोकना था, नाटो का एक उद्देश्य। और दूसरा उद्देश्य क्या था, सुरक्षा प्रदान, ठीक है। और एक ऐसा सैन्य संगठन बनाना कि अपने गुट को मजबूत कर सके। दो इसके मेनली उद्देश्य थे, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या होता है, मैंने आपको बताया इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। इसके बाद 12 देशों ने नाटो की स्थापना की, ठीक है, सिग्नेचर किए। उसमें से मैं रनिंग फॉर्म में बता देती हूँ फटाफट। ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ठीक है, 2 पार्ट में मैंने इनको कर रखा है। 5 ही हो गए। कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल और यूएसए, ठीक है, कौन, अमेरिका, ठीक है, ये 7 ही हो गए। तो टोटल 12 देशों ने इस पे हस्ताक्षर किए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कई बार कि जब नाटो की स्थापना हुई उस टाइम पे कितने देशों ने उस पर हस्ताक्षर किए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 देश हो जाएगा। लेकिन इन सब का लीडर कौन है, अमेरिका है, इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो उधर अमेरिका ने क्या कर दिया था, नाटो की स्थापना कर दिया। अब यूएसएसआर ने क्या किया, नाटो के जवाब में एक और सैन्य संगठन बना दिया पूर्वी देशों का, और उसको क्या नाम दिया, वार्सा पैक्ट दिया, ठीक है। और ये कब बना था, 1955 में, 1955 में। और ये भी क्या था, एक सैन्य संगठन था। तो कई बार अगर क्वेश्चन वो पूछना चाहें करंट का और काफ़ी डीप, तो ये पूछेंगे कि नाटो के जवाब में पूर्वी देशों ने, या यूएसएसआर या सोवियत संघ ने कौन सा सैन्य संगठन बनाया, तो आंसर क्या आएगा, वार्सा पैक्ट आ जाएगा 1955 में। अब इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था नाटो संगठन का मुकाबला करना, ठीक है। अब आप देखिए इन दोनों ने क्या कर दिया, अपने अपने सैन्य संगठन बना दिए। जहां वर्तमान में हम बात कर रहे थे निशस्त्रीकरण की, अपने अस्त्र शस्त्र पूरे विश्व से समाप्त करने की बात कर रहे थे, वहीं इन दोनों सैन्य गुटों ने क्या कर दिया कि विश्व में अस्त्र शस्त्रों की होड़ को बढ़ावा दे दिया और एक ऐसी क्रांति ला दी कि शायद वो कभी खत्म नहीं होगी। और वर्तमान में भी आप देख रहे हैं इतने बड़े से बड़े हम लोग क्या खरीद रहे हैं, युद्ध के उपकरण खरीद रहे हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया है। अब इसके बाद देख लेते हैं इसके जो नाटो के प्रमुख अंग हैं, वो हैं 4 अंग हैं प्रमुख, ठीक है। अभी कभी इससे क्वेश्चन बने तो हम देख लेते हैं फटाफट। एक होता है महासचिव। तो देखिए जो महासचिव होता है, जो परिषद होता है, इसका प्रमुख होता है महासचिव।
और ये सबसे प्रमुख अंग है इसका, ठीक है, परिषद, और इसका मुखिया महासचिव, और इसकी जो बैठक होती है साल में एक बार होती है, हर साल, ठीक है। दूसरा जो इसका अंग है वो है परमाणु योजना समूह है, और इसका काम क्या होगा, परमाणु नीति का निर्माण करना, ठीक है। नाटो संगठन की बात हो रही है, ठीक है, ऐसे नहीं कि पूरे देश के लिए, नाटो के लिए बनाएंगे ये। तीसरा, सैनिक समिति होगी। कुल मिला के देखेंगे, सैनिक समिति का काम होता है जो नाटो के सामान्य विषय हैं, हितों के विषय हैं, उन पर विचार विमर्श करता है। और चौथा आ जाता है प्रतिरक्षा समिति, यानी इसका काम क्या हो जाएगा, सुरक्षा करना होता है। जब भी कोई क्या करे, आक्रमण करे, तो उस पर रणनीति बनाती है प्रतिरक्षा समिति। चलिए, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि जो सदस्य देशों के लिए नाटो के सामान्य लक्ष्य क्या क्या हैं। तो जो नाटो है वो सदस्य देशों की जो स्वतंत्रता है, ऐतिहासिक उनकी विरासतें हैं, उनकी उस देश की जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं सदस्य देशों के, ठीक है, उनकी जो एकता है, व्यक्तिगत सुरक्षा और स्वतंत्रता है, समुद्री सुरक्षा है, हर प्रकार की जितनी भी सुरक्षाएं हैं उनको सुरक्षित करने का काम किसका है, नाटो का है, ठीक है। चलिए, नाटो का इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। जो नाटो का अनुच्छेद 5 है, देखिए कोई भी चीज़ संगठन बनते हैं तो उनके अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसमें कुछ अनुच्छेद धाराएं लिखी जाती हैं। तो उसमें नाटो का जो प्रमुख अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 5, और जो है सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत है जो, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि यदि एक पर हमला हुआ, किसी भी एक सदस्य देश पर हमला हुआ, तो वो सब पर हमला माना जाएगा, और जो नाटो है वो सदस्य देशों को एक छतरी वाली सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करता है। चलिए, अब देख लेते हैं जो करंट का मुद्दा है और जिस लिए ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझिएगा, यूक्रेन और नाटो। अब हम बात करेंगे, ये देखिए यहाँ पे है यूक्रेन और दूसरी तरफ है रशिया। यूक्रेन जो देश है यूरोप का है, और रसिया की जो बाउंड्री है, ठीक है, रसिया की जो बाउंड्री है पूरी किससे लग रही है, यहाँ से लेके और यहाँ तक किससे लग रही है, यूक्रेन से लग रही है, ठीक है। अब आप देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है छोटा सा क्रीमिया, जो ये पार्ट है ये यूक्रेन का है, लेकिन ये स्वतंत्र पार्ट है। क्रीमिया पार्ट तो किसका है, यूक्रेन का है, और तो वो स्वतंत्र है। तो देखिए रशिया ने क्या किया, 2014 की बात है, रशिया ने आक्रमण किया और इस क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया रशिया ने 2014 में। अब कारण क्या हुआ, अब इसने इस प्रकार से, रसिया ने क्या करी, अपनी विस्तारवादी नीति का प्रयोग किया, जैसे उसको एक्सपेंड किया अपनी चीज़ों को, है ना, अपने क्षेत्रफल को। तो क्रीमिया को उसने अपने आप में मिला दिया, उस पर अधिकार कर लिया, जिसके कारण पूरे विश्व में इसकी क्या कर दी, लोगों ने विरोध किया, और इसी के कारण एक समूह था G8, ठीक है। इस G8 की सदस्यता थी रशिया के पास, और रशिया को इसे आउट कर दिया, और वर्तमान में वो ग्रुप किस नाम से है, G7 के नाम से है, इसे ध्यान रखिए। चलिए, अब ये तो हो गई कि रशिया को बाहर क्यों निकाला G8 से, मैंने आपको यहीं पे बता दिया। अब यूक्रेन का डरना स्वाभाविक था, ठीक है, क्योंकि यूक्रेन के पीछे कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो उसकी मदद करे। तो यूक्रेन ने क्या किया, अब वो बहुत सालों से, 14 के बाद आप देखिए, इससे पहले भी वो नाटो की सदस्यता लेना चाहता था यूक्रेन, लेकिन जब 2014 में रसिया ने ये आक्रमण किया, तो उसके बाद यूक्रेन ने कहा कि नहीं, अब तो मैं नाटो की सदस्यता लेके ही रहूंगा। आते आते बात बनी, 2022 की बात करेंगे तो यूक्रेन ने पूरी तैयारी कर दी कि मैं नाटो का सदस्य बनने वाला हूँ, और जो यूएसएसआर है, ठीक है, यूएसएसआर का उत्तराधिकारी मैंने आपको बताया कौन बना, रशिया बना, तो मैं रशिया बोलूंगी। 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया, और इसका जो उत्तराधिकारी बना वो बना रशिया। तो अब क्या होता है कि रशिया ने क्या किया, बिल्कुल विरोध कर दिया यूक्रेन का, कि आप नाटो में किसी भी हालत में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि अब नाटो क्या हो जाएगा, मेरी बाउंड्री में आके क्या करेगा, मुझे असुरक्षित फील कराएगा, ठीक है। रशिया ने बिल्कुल मना कर दिया, और यूक्रेन ने 2022 में, देखेंगे आप ना, नाटो की सदस्यता लेना चाहता था, लेकिन रशिया ने क्या कर दिया, यूक्रेन पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, सैन्य कार्रवाई कर दी। इसके बाद देखेंगे, यूक्रेन जो है छोटा सा देश है, लेकिन उसके जो राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, व्लादिमीर जेलेंस्की, इन्होंने क्या कर दिया, रशिया से डरे नहीं बल्कि युद्ध के लिए तैयार रहे, ठीक है, इसे देखना।
इसके बाद भारी नुकसान हुआ यूक्रेन को, लेकिन फिर भी ये लोग पीछे नहीं हटे। बहुत सारा नुकसान हुआ है जान मान का, लेकिन यूरोप तब भी अपनी बात पे डटा हुआ है नाटो की सदस्यता ले। ठीक है, चलिए अब आप देखिए फिर से एक और मुद्दा इसमें आ जाता है। 2023 की बात करेंगे तो नाटो का एक नया सदस्य बना। मैंने आपको करंट अफेयर में भी बताया था। 2023 अप्रैल 2023 में नाटो का एक नया सदस्य देश बना, और वो कौन से नंबर का बना? 31वें नंबर का सदस्य बना। और कौन? फिनलैंड। और फिनलैंड भी देखिए, इसकी सीमाएं भी रशिया से मिलती हैं, और ये भी यूरोप का एक देश है। और रशिया ने इसका कड़ा विरोध किया है कि सारी जो मेरे बाउंड्री से टच देश है वो सारे नाटो के सदस्य बनते बनते जा रहे हैं। ठीक है, एक प्रकार से देखेंगे तो नाटो का आकार जो बहुत टाइम से थमा हुआ था वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और रशिया के जो पड़ोसी देश हैं वो नाटो में शामिल होते जा रहे हैं। तो हम मान सकते हैं कि आने वाले टाइम में नाटो कोई भी रूप ले सकता है, और शायद हो सके तो तृतीय विश्व युद्ध होने का जो कारण हो सकता है यही हो सकता है, क्योंकि रशिया को अब चारों तरफ से कुल मिला के देखेंगे तो नाटो दबाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा नाटो मैंने आपको डिटेल से बताया है, और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि नाटो के इस समय महासचिव कौन है। ठीक है, ऐसे ही कोई और आपको पढ़ना हो इंटरनेशनल रिलेशन से कोई टॉपिक, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही मुझे कुछ बच्चों के कमेंट आए हैं कि मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊँ, तो ज़रूर मैं कोशिश करूँगी कि टॉपिक वाइज भी पढ़ाऊँ, और करंट भी पढ़ाऊँ, और प्रैक्टिस सेट भी करवाऊँ। ठीक है, जितना मुझसे पॉसिबल हो सकेगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए, और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक लाती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।